नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। मदर्स डे से एक दिन पहले गुड़िया ने फ़ोन किया था। मम्मा, जाने क्यों पिछले कुछ दिनों से आपकी बहुत याद आ रही। राजीव की 2 दिन की छुट्टी, हम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। सावित्री जी ने रात को ही दही बड़े और आलू की कचौड़ियों की तैयारी करके रख दी थी। उनकी बेटी गुड़िया, दामाद राजीव और दोनों नातिने गीतू मीतू सुबह की ट्रेन से आ रहे थे। पर सुबह सुबह ही टेलीविज़न पर समाचार आया कि जिस ट्रेन से वो लोग आ रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह खबर सुनते ही सावित्री जी गस खाकर गिर पड़ी और पूरा परिवार सकते में था। पति, बेटा और बहू सब अपने दुखों पर नियंत्रण रखकर उन्हें संभाल रहे थे। वह रह रहकर अपनी चेतना खो बैठती थी। चेतना जागृत होने पर यह करूर सच्चाई उनके सामने कि उनकी गुड़िया अपनी अबोध गीतू मीतू और पति राजीव को छोड़कर इस संसार से जा चुकी है। समझाने वाले सावित्री जी को समझाते रहे पर वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि उनकी गुड़िया अब सबके बीच में नहीं, और इसे स्वीकारने में उन्हें महीनों लग गए। राजीव की आंखों में कैसा अजीब सा सूनापन उभर आया था और वह दोनों नन्ही कलियां इतनी नादान थी कि उन्हें इसका एहसास तक नहीं था कि कुदरत ने उनके साथ कितना क्रूर खेल खेला है। उनकी आंखें अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते थक गई। आखिर में उनके मन में धीरे धीरे माँ की छवि धुंधली पड़ते पड़ते लुप्त सी हो गई और उन्होंने माँ के बिना जीना सीख लिया। दादी व बुआ के भरपूर लाड प्यार के बावजूद सावित्री जी को गीतू मीतू अनाथ ही नजर आती। कभी दोपहर में बालकनी में खड़ी हो जाती तो देखती नन्हे मुन्ने बच्चे रंग बिरंगे यूनिफॉर्म में सजे अपनी अपनी मम्मी की उंगली पकड़कर उछलते कूदते स्कूल से घर जा रहे। उन्हें देखकर सावित्री जी के सीने में हुक सी उठती कि हाय, मेरी गीतू मीतू किसकी उंगली पकड़कर स्कूल जाएगी, किससे जिद करेगी कि मम्मी हमें टॉफ़ी दिला दो, हमें चिप्स दिला दो। और यही सब सोचते सोचते उनका मन भर उठा था। फिर एक उड़ती उड़ती सी खबर उनके कानों में पड़ी कि राजीव की माँ अपने बेटे के पुनर्विवाह की सोच रही। तो लगा किसी ने गर्म शीशा कानों में डाल दिया। कई लड़की वाले अपनी अधेड़ बेटियां के लिए राजीव को विदुर और 2 बेटियों का बाप जानकर सहज पर्याय समझने लगे। राजीव की दूसरी शादी का मतलब था मासूम कलियों को विमाता के जुल्म व अत्याचार की आग में झोंकना। इस सोच ने सावित्री जी की बेचैनी को अपनी चरम सीमा पर पहुंचा दिया। अब राजीव के पुनर्विवाह को रोकना उनके लिए पहला और सबसे अहम मकसद बन गया। सावित्री जी की चचेरी बहन, जो राजीव के घर से कुछ ही दूरी पर रहती थी, को सख्त हिदायत दे डाली कि किसी भी कीमत पर राजीव की दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए। कोई लड़की वाला राजीव या उसके घर परिवार के बारे में जानकारी हासिल करना चाहे तो उनकी कमियां बताने में कोई कोर कसर मत छोड़ना। राजीव के साथ अपनी बेटी की शादी की इच्छा लेकर जो भी माता पिता सावित्री जी के पास उनके घर परिवार की जानकारी लेने आते तो वे उनके सामने उस परिवार के बुरे स्वभाव का कुछ ऐसा चित्र खींचती कि वह दोबारा वहां जाने का नाम नहीं लेते। और अपनी इस सफलता पर सावित्री जी को अपार संतुष्टि का अनुभव होता। उनकी समधीन बार बार फ़ोन पर अनुरोध करती, बहन जी कोई अच्छी लड़की हो तो बताइएगा, मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखों के सामने राजीव का घर फिर से बस जाए। कल को बेटी सुधा भी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी तो इन बच्चियों को संभालने वाला कोई तो चाहिए। प्रतिक्रिया स्वरूप वे कुछ नहीं कहती पर उनकी बेटी के बच्चों को सौतेली माँ मिले यह उनके दिल को मंजूर नहीं था। आखिर तिनका तिनका जोड़कर बसाए अपनी बेटी के घोंसले को वह किसी और का होता हुआ कैसे देख सकती थी। सावित्री जी की लाख कोशिशों के बावजूद राजीव की माँ को यह पता चल गया कि राजीव का घर बसाने के मामले में जड़ काटने का काम खुद सावित्री जी कर रही, तो उन्हें सतर्क होना ही था। और उनके सतर्क होने का नतीजा यह निकला कि राजीव ने अपनी सहकर्मी से विवाह कर लिया। इस मनहूस खबर ने तो सावित्री जी को तोड़कर ही रख दिया। हाय, अब मेरी गुड़िया के बच्चों का क्या होगा। अब उन्होंने लगातार राजीव और
उसकी माँ को कोसना शुरू कर दिया। अब दिनों दिन सावित्री जी की बेचैनी बढ़ने लगी। जाने कितनी सौतेली माँओं के क्रूरता भरे किस्से उनके दिमाग में कौंधते रहते और एक पल भी उन्हें चैन न लेने देते। मन ही मन वे गीतू मीतू को सौतेली माँ की झिड़कियाँ खाते, पीटते और कई तरह के अत्याचारों को तस्वीर में ढालकर देखती रहती और अपनी बेबसी पर खून के आंसू रोती रहती। उस दिन सावित्री जी घर में अकेली ही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उठकर दरवाज़ा खोला। सामने जो खड़ा था उसे देखकर उनकी त्योड़ियाँ चढ़ गई। सावित्री जी तो दरवाज़ा ही बंद कर लेती, पर बगल में मुस्कुराती गीतू मीतू को देखकर वे अपने गुस्से को पी गई। राजीव ने नमस्ते की और उसके साथ जो औरत खड़ी थी उसने भी कुछ सकुचाते हुए हाथ जोड़कर नज़रें झुका ली। राजीव ने कुछ अपराधी मुद्रा में कहा, माँ जी मुझे माफ़ कीजिएगा कि आपको बिना बताए मैंने फिर से विवाह कर लिया। मैं तो यहाँ आने में संकोच का अनुभव कर रहा था, पर नेहा की जिद थी कि वह आपसे मिलकर आपका आशीर्वाद जरूर लेगी। सावित्री जी ने क्रोध भरी नज़रों से नेहा को देखा, पर उसके होठों पर सरल मुस्कान खेल रही थी। नेहा ने अपने सिर पर गुलाबी साड़ी का पल्लू डाला और सावित्री जी के चरण स्पर्श करने को झुकी, पर उसे आशीर्वाद देना तो दूर, उन्होंने अपने कदमों को पीछे खींच लिया। नेहा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। शायद वह इसके लिए तैयार थी। बहुत दिनों बाद गीतू मीतू को अनायास ही अपने पास पाकर अपनी ममता लुटाने का जो अवसर आज सावित्री जी को मिला था, उसे वह किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए मजबूरीवश सबको अंदर आने के लिए कहना पड़ा। राजीव तो बिना कहे ही सोफे पर बैठ गया और अपने माथे पर उभर आए पसीने को रुमाल से साफ करते हुए कहीं खो गया था। गीतू मीतू ने खुद को टेलीविज़न देखने में व्यस्त कर लिया, पर नेहा थोड़ी देर ठिठकी सी खड़ी रही, फिर स्वयं रसोई में जाकर सबके लिए पानी ले आई। उसने सबसे पहले पानी के लिए सावित्री से पूछा, पर उन्होंने बड़ी रुखाई से मना कर दिया। उसने गीतू मीतू को और राजीव को पानी पिलाया और फिर खुद पिया। इसके बाद सावित्री जी के रूखे व्यवहार की परवाह ना करते हुए वह उनके पास ही बैठ गई। पानी पीकर राजीव अचानक उठकर बाहर चला गया। उसके चेहरे से लगा कि शायद यहाँ आकर उसके मन में गुड़िया की याद ताज़ा हो गई, पर अब क्या फ़ायदा। गुड़िया से यदि वह इतना ही प्यार करता तो उसका स्थान किसी और को क्यों देता। सोच की लकीरें सावित्री जी के चेहरे पर उभर आई थी। तभी नेहा उन लकीरों को पढ़कर अपराध बोध से पीड़ित हो उठी। अगले ही पल नेहा ने अपने चेहरे से अपराध भाव को उतार फेंका और सहज होकर पूछने लगी, माँ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है शायद, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। राजीव बाहर से अपने को सहज कर वापस आ गया। गीतू मीतू दौड़ती हुई राजीव की गोद में चढ़ गई। नेहा चाय और रसोई के डब्बों में से ढूंढ ढूंढ कर बिस्कुट नमकीन भी ले आई। सबसे पहले उसने चाय सावित्री जी को ही दी। न चाहते हुए भी उन्हें चाय लेनी ही पड़ी। मीतू अचानक राजीव की गोद से उतरकर नेहा की गोद में बैठ गई। बिस्कुट कुतरती हुई मीतू बार बार नेहा से चिपकी जा रही थी और नेहा उसके माथे पर बिखर आई लटों को पीछे करते हुए उसका माथा सहला रही थी। मीतू का इस तरह दुलार होता देख गीतू भी नेहा की गोद में जगह बनाती हुई चढ़ बैठी और नेहा ने उसे भी अपने अंक में समेट लिया तो गीतू मीतू दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। पता नहीं उनकी हंसी क्यों और कैसे सावित्री जी के रोने का सबब बन गई। वे आंखों के कोरों में झलक आए आंसुओं को कतई न छिपा सकी। तभी नेहा ने दोनों बच्चों को गोद से उतारकर आंखों ही आंखों में राजीव को जाने क्या इशारा किया कि वह दोनों बच्चों को लेकर बाहर चला गया। नेहा खाली हो गया कप जो अभी भी सावित्री जी के हाथों में ही था को लेकर सारे बर्तन समेट रसोई में रख आई और उनके एकदम करीब आकर बैठ गई। फिर उनके हाथों को अपने कोमल हाथों में लेकर जैसे उन्हें आश्वस्त करती हुई बोली, माँ जी मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। आपने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया और मैं यह भी जानती हूँ कि मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। आप बेहद आशंकित हैं कि कहीं सौतेली माँ आकर आपकी नातिनों पर अत्याचार करना ना शुरू कर दे और उनके पिता को उनसे दूर ना कर दे। मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने मन में यह ठान लिया कि मैं आपसे मिलकर आपकी आशंका अवश्य दूर करूंगी। सभी ने तो मुझे रोका था कि आप पता नहीं मुझसे कैसे पेश आएंगी, लेकिन मुझे यह पता था कि
आपका वह व्यवहार बच्चों की असुरक्षा की आशंका से ही प्रेरित होगा। सावित्री जी के हाथों पर नेहा के कोमल हाथों का हल्का सा दबाव बढ़ा और थोड़ा रुककर उसने फिर कहना शुरू किया, माँ जी, आप अपने दिल से यह डर बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैं गीतू व मीतू के साथ बुरा सलूक करूंगी। आप निश्चिंत होकर रहिए ताकि आपका स्वास्थ्य सुधर सके। नेहा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर उनका कंधा थपथपाया और उनकी आंखों में झांकती हुई बोली, माँ जी, मेरी विनती है कि मुझे भी आप अपनी बेटी जैसी समझें। मेरा आपसे वादा है कि आप बच्चों से मिलने को नहीं तरसेंगी। हम उन्हें आपसे मिलाने लाते रहेंगे। नेहा की बात समाप्त भी न हो पाई थी कि राजीव व बच्चे आ गए। दोनों बच्चे दौड़कर नेहा की टांगों से लिपट गए और मम्मी घर चलो की रट लगाने लगे। नेहा ने उन्हें गोद में बिठाते हुए कहा, चलते हैं बेटे, पहले आप नानी माँ को नमस्ते करो। गीतू मीतू ने एक साथ अपनी छोटी छोटी हथेलियाँ जोड़कर तोतली भाषा में सावित्री जी को नमस्ते की। उनके अंदर जमा शिलाखंड पिघलने को आतुर होता सा नजर जान पड़ा। राजीव व नेहा ने चलने की इजाज़त मांगी। उन्हें कुछ पल रुकने को कहकर सावित्री जी अंदर गई और अलमारी से गीतू मीतू को देने के लिए 100 के 2 नोट निकाले तो लिफाफे के नीचे से झांकती नीली कांजीवरम की साड़ी ने उनका ध्यान आकृष्ट किया। साड़ी देखते ही उनकी आंखें भर आई, क्योंकि यह साड़ी वे अपनी गुड़िया को देने के लिए लाई थी। साड़ी का स्पर्श करते ही उनके हाथ कांपने लगे, पर न जाने कैसे वे वह साड़ी उठा लाई और टीके की थाली भी लगा लाई। टीके के बाद पैर छूकर नेहा ने मीतू को गोद में उठाया और गीतू की उंगली पकड़कर ऑटो में बैठने चल पड़े। ऑटो में बैठने से पहले नेहा ने उन्हें पीछे मुड़कर देखा। पता नहीं उसकी आंखों में सावित्री जी ने क्या देखा कि उनकी आंखें झरझर बरसने लगी। आंसुओं के सैलाब ने आंखों को इतना धुंधला कर दिया कि कुछ भी दिखना संभव न रहा। जब धुंध छटी तो सामने से जाती नेहा में उन्हें अपनी गुड़िया की छवि का कुछ कुछ आभास होने लगा। अब उन्हें लगने लगा कि गुड़िया के जाने के बाद वे जिस डर व आशंका के साथ जी रही थी वह कितना बेमानी था। एक सवाल मन को मथे जा रहा था कि वे जो करने जा रही थी क्या वह उचित था। आज नेहा से मिलकर ऐसा लगा कि उनकी समधिन ने उनसे छिपाकर राजीव का पुनर्विवाह करके बहुत ही अच्छा काम किया है, वरना वे तो अपनी नातिनों की भलाई सोचकर उनका बुरा करने ही जा रही थी। कभी अपनी हार भी इतनी सुखदायी हो सकती है, यह उन्होंने आज नेहा से मिलने के बाद जाना। राजीव के चेहरे पर छाई संतुष्टि और गीतू मीतू के लिए नेहा के हृदय से छलकता ममता का सागर देखकर सावित्री जी भाव विभोर थी। वे यह सोचने पर विवश थी, कितना बड़ा दिल है नेहा का। एक तो उसे विधुर पति मिला और उस पर 2 अबोध बच्चियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी, फिर भी वह उन्हें मनाने चली आई। उन्हें नेहा अपने से बहुत बड़ी लगने लगी। अब उससे और नहीं रहा गया। उन्हें नेहा अपने से बहुत बड़ी लगने लगी। अब उनसे और नहीं रहा गया। बहुत दिनों बाद राजीव के यहाँ फ़ोन लगाया। रुंधे कंठ में से इतना ही पूछ पाई, ठीक से पहुँच गई बेटी? जी मम्मी जी। नेहा का भी गला भर आया था। सावित्री जी के गले और दिल से एक साथ निकला, खुश रहो मेरी गुड़िया। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।